नमस्कार। आज हम एक ऐसे शानदार शहर और साम्राज्य की कहानी में थोड़ा अंदर चलते हैं जो कभी कृष्णा नदी से लेकर भारत के दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ था, विजयनगर। हाँ, विजयनगर मतलब जीत का शहर। और ये कहानी है लगभग 14वीं से 16वीं सदी के बीच की। और सिर्फ एक बड़ा साम्राज्य ही नहीं था ये, है ना? सुना है इसकी राजधानी अपने आप में एक अजूबा थी। बिल्कुल, लेकिन देखिए 1565 में एक बड़ी लड़ाई हुई जिसके बाद इसे बुरी तरह लूटा गया और ये शहर वीरान हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि खंडहर बनने के सदियों बाद भी ये लोगों की यादों में बना रहा। सही कहा, खासकर कृष्णा तुंगभद्रा दोआब मतलब इन दो नदियों के बीच को जो उपजाऊ इलाका है वहां के लोगों के जहन में बसा रहा। वो इसे हम्पी के नाम से जानते थे। हम्पी, ये नाम वहां की स्थानीय देवी पंपा देवी से जुड़ा है ना? जी हाँ, बिल्कुल, पंपा देवी के नाम से ही हम्पी नाम पड़ा। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है कि इस भूले हुए साम्राज्य के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाया जाए। हमारे पास कई तरह के सुराग हैं। हाँ, जैसे जमीन से निकली पुरानी चीजें हैं, बड़े बड़े स्मारक हैं, पत्थर पर लिखे संदेश मतलब अभिलेख, और उस जमाने में आए विदेशी यात्रियों की बड़ी दिलचस्प बातें भी हैं, और हाँ, लोगों की जुबानी कहानियां भी। तो चलिए इन सब सुरागों को जोड़कर देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। शुरुआत हम्पी की खोज से करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये खोया हुआ शहर दुनिया की नजरों में दोबारा कैसे आया? ये बात है सन 1800 की। एक अंग्रेज थे, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजी इंजीनियर थे और पुरानी चीजों के शौकीन भी। अच्छा। हाँ, तो उनका ध्यान इन खंडरों पर गया और उन्होंने ही इस जगह का पहला सर्वे नक्शा तैयार किया। तो मैकेंजी ने ये सब शुरू कैसे किया होगा? मतलब उन्हें पहली जानकारी कहाँ से मिली? देखिए, उनकी जो शुरुआती जानकारी थी ना, वो आई वहां के मंदिरों के पुजारियों से। विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी तीर्थ, वहां के पुजारी। उनकी यादों और बातों से। जी, उनकी यादें, उनकी बातें, यही मैकेंजी का शुरुआती आधार थी। मैकेंजी असल में भारत के अतीत को समझना चाहते थे, जिससे ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ शासन करने में थोड़ी आसानी हो। अच्छा, मतलब एक तरह से प्रशासनिक सुविधा के लिए भी। हाँ, कह सकते हैं। उनके लेखों से ये भी पता चलता है कि वो मानते थे कि अंग्रेजों के आने से पहले दक्षिण भारत में शायद शासन व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि ये उनका अपना नजरिया था, जिसे हमें वैसे ही देखना चाहिए। मैकेंजी के बाद इस खोज को किसने आगे बढ़ाया? क्या और लोग भी आए? हाँ, मैकेंजी ने जो चिंगारी लगाई थी वो आगे बढ़ती गई। 1856 से देखिए, फोटोग्राफरों ने इन खंडहरों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। तस्वीरों से तो काफी मदद मिली होगी शोधकर्ताओं को। बहुत ज्यादा। दुनिया भर के विद्वान घर बैठे इन पर अध्ययन कर सकते थे। और इससे भी पहले 1836 से ही पुरालेखविद मतलब पुरानी लिखावटें पढ़ने वाले एक्सपर्ट्स हम्पी और आसपास के मंदिरों से दर्जनों शिलालेख इकट्ठा कर रहे हैं। तो मतलब नक्शे, तस्वीरें, शिलालेख। बिल्कुल, इन सब के साथ विदेशी यात्रियों के किस्से जो इटली, फारस, रूस, पुर्तगाल जैसी जगहों से आए थे, और उस जमाने का साहित्य मतलब तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखी चीजें। इन सबको मिलाकर इतिहासकारों ने विजयनगर की कहानी फिर से बनाई होगी। एकदम सही। और एक मजेदार बात यह है कि उस समय के लोग इसे विजयनगर नहीं बल्कि कर्नाटक साम्राज्य मुंह कहते थे। कर्नाटक साम्राज्य मुंह, ये तो नई जानकारी है। तो इस विशाल साम्राज्य की नींव किसने और कैसे रखी थी, और इसके पड़ोसी कौन थे? देखिए, जो पारंपरिक कहानियां हैं और जो शिलालेख मिले हैं, उनके हिसाब से दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। उन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत की। और ये काफी विविधता वाला साम्राज्य था, है ना? अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म। बिल्कुल। और इनकी उत्तरी सीमा पर ना हमेशा टक्कर चलती रहती थी, दक्कन के सुल्तानों से और उड़ीसा के गजपति शासकों से। ये टक्कर किस लिए होती थी? जमीन के लिए? हाँ, मुख्य वजह थी उपजाऊ नदी घाटियां और दूसरा समुद्री व्यापार से होने वाला मुनाफा। उस जमाने में ये दोनों चीजें सोने जैसी थी। समझ गई। और लोक कथाओं में इन शासकों के बड़े मजेदार नाम मिलते हैं। उड़ीसा के शासक गजपति मतलब हाथियों के मालिक। गजपति? हाँ। दक्कन सुल्तान कहलाते थे अश्वपति यानी घोड़ों के मालिक। अश्वपति, घोड़ों के मालिक। इसका मतलब घोड़े बहुत जरूरी रहे होंगे। बिल्कुल। और विजयनगर के शासक खुद को राय कहते थे, जिसका मतलब था नरपति यानी लोगों का मालिक। ये नाम उनकी ताकत का स्रोत बताते थे। घोड़ों का जिक्र आया तो व्यापार की बात भी कर लेते हैं। घोड़े कहाँ से आते थे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है।
उस जमाने की लड़ाई में ना अच्छी घुड़सवार सेना जीत की गारंटी मानी जाती थी और बेहतरीन घोड़े आते थे अरब और मध्य एशिया से। तो ये व्यापार कौन करता था? शुरू में तो ये व्यापार अरब सौदागरों के हाथ में था, लेकिन बाद में स्थानीय व्यापारी भी इसमें शामिल हो गए। उन्हें कुदरई चट्टी कहते थे, मतलब घोड़े के व्यापारी। कुदरई चट्टी। हाँ, और फिर 1498 के आसपास पुर्तगाली भी आ गए, पश्चिमी तट पर। पुर्तगाली भी? जी, और उनके पास थी बेहतर सैन्य तकनीक, खासकर बंदूकें। इसकी वजह से वो न सिर्फ व्यापार में बल्कि वहां की राजनीति में भी एक अहम खिलाड़ी बन गए। घोड़ों के अलावा विजयनगर और किस चीज के लिए मशहूर था? बाजार कैसे थे वहां के? विजयनगर मसालों, बढ़िया किस्म के कपड़ों और कीमती पत्थरों के बाजारों के लिए भी बहुत मशहूर था। देखिए, ऐसे शहर जहां अमीर लोग महंगी विदेशी चीजें, खासकर हीरे जवाहरात खरीदते हों, उनकी शान तो बढ़ती ही थी। और इससे राज्य की आमदनी भी बढ़ती होगी। जाहिर सी बात है, व्यापार से जो पैसा आता था उससे राज्य की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान होता था। महान शासक कृष्णदेव राय ने तो अपनी किताब अमुक्त माल्यद में साफ साफ लिखा भी है इस बारे में। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने लिखा कि राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि घोड़े, हाथी, रत्न, चंदन, मोती और दूसरी जरूरी चीजें आसानी से मंगाई जा सकें। अच्छा। और ये भी कि जो विदेशी नाविक तूफान या बीमारी की वजह से उनके राज में आ जाएं, उनकी देखभाल करनी चाहिए। दूर देशों के जो व्यापारी अच्छे घोड़े और हाथी लाते हैं, उन्हें रोज दरबार में बुलाना चाहिए, तोहफे देने चाहिए और उनका फायदा सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि वो दुश्मन के पास ना जाए। बिल्कुल, तब वो कीमती सामान कभी आपके दुश्मनों के पास नहीं जाएगा। ये उनकी दूर की सोच दिखाता है। वाकई कमाल की सोच थी। चलिए अब साम्राज्य के सबसे सुनहरे दौर और फिर उसके ढलान की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय का जिक्र आया, वो किस वंश के थे? विजयनगर पर कई राजवंशों ने राज किया। सबसे पहले संगम वंश था, जो करीब 1485 तक रहा। फिर आए सलूव, जो असल में मिलिट्री कमांडर थे, वो 1503 तक रहे। और फिर आया तुलुव वंश। कृष्णदेव राय इसी तुलुव वंश के थे। और उनका शासनकाल? 1509 से 1529 तक। जी हाँ, और कृष्णदेव राय तुलुव वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। कृष्णदेव राय का जमाना इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, उनके दौर में साम्राज्य का खूब विस्तार हुआ। उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का बहुत अहम इलाका, जिसे रायचूर दोआब कहते हैं, 1512 में जीत लिया। रायचूर दोआब, हाँ। फिर 1514 में उड़ीसा के शासकों को काबू में किया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया। मतलब राज्य लगातार मजबूत हो रहा था। और लड़ाई झगड़ों के बावजूद शांति और खुशहाली भी थी। हाँ, ये बड़ी बात है। राज्य हमेशा सैन्य रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी उनके राज में अभूतपूर्व शांति और समृद्धि आई। कृष्णदेव राय को कई बेहतरीन मंदिर बनवाने का श्रेय दिया जाता है। और वो विशाल गोपुरम भी। हाँ, बिल्कुल। कई पुराने महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में उन्होंने प्रभावशाली गोपुरम जुड़वाए। गोपुरम मतलब मंदिर के ऊंचे सजे धजे एंट्री गेटवे। ये इतने विशाल होते थे कि दूर से ही दिख जाते थे, मंदिर की शान बढ़ाते थे और शायद राजा की ताकत का भी प्रतीक थे। उन्होंने एक शहर भी बसाया था शायद। जी, अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के पास ही नागलपुरम नाम का एक उपनगरीय कस्बा बसाया था। लेकिन इतने शानदार दौर के बाद पतन की शुरुआत कैसे हुई? कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई 1529 में। उसके बाद ना शाही ढांचे में तनाव दिखने लगा। उनके जो उत्तराधिकारी आए, उन्हें ताकतवर नायकों मतलब फौजी सरदारों से लगातार चुनौती मिलती रही। नायक फिर से आ गए। हाँ, सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती गई और 1542 तक कंट्रोल एक नए राजवंश अरविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं सदी के अंत तक सत्ता में रहे। और फिर आई वो निर्णायक लड़ाई 1565 की। हाँ, राक्षसी तंगड़ी। हाँ, राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। इसमें विजयनगर के उस समय के मुख्यमंत्री थे राम राय। उन्होंने सेना का नेतृत्व किया। और सामने कौन था? सामने थी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की मिलीजुली फौजें, सल्तनतों का गठबंधन। और विजयनगर हार गया। हाँ, बुरी तरह हार हुई। जीतने वाली सेनाओं ने विजयनगर शहर को भयानक तरीके से लूटा और कुछ ही सालों में वो शानदार शहर पूरी तरह से वीरान हो गया। बहुत दुखद अंत हुआ शहर का। जी, इसके बाद अरविदु वंश ने अपनी राजधानी पूर्व की तरफ हटा ली। पहले पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी, जो तिरुपति के पास है, वहां से वो शासन करते रहे। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या विजयनगर के रायों और दक्कन के सुल्तानों में हमेशा सिर्फ दुश्मनी ही थी, खासकर धर्म का फर्क देखते हुए? नहीं, देखिए, रिश्ते इतने सीधे नहीं थे। ये सच है कि मजहब अलग थे और लड़ाइयां भी हुईं, इसमें कोई शक नहीं। शहर के विनाश के लिए सुल्तानों की सेनाएं ही जिम्मेदार थीं, लेकिन उनके रिश्ते हमेशा सिर्फ दुश्मनी वाले नहीं थे। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, मिसाल के तौर पर खुद कृष्णदेव राय ने कुछ सल्तनतों में गद्दी के दावेदारों का साथ दिया था।
और वो गर्व से एक उपाधि लेते थे, यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य। यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यवन यानी विदेशी या मुस्लिम राज्य का संस्थापक। ये दिखाता है कि वो कैसे राजनीतिक गठजोड़ करते थे। ये तो वाकई उलझी हुई बात है। और सुनिए, इसी तरह बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मौत के बाद विजयनगर में गद्दी के लिए जो झगड़े हुए उन्हें सुलझाने में दखल दिया था। तो फिर वो आखिरी लड़ाई क्यों हुई? असल में वो लड़ाई तब छिड़ी जब विजयनगर के मंत्री राम राय ने एक बहुत जोखिम भरी चाल चली। उन्होंने कोशिश की कि एक सुल्तान को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दें। अच्छा, फूट डालो और राज करो वाली नीति। कुछ वैसा ही, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। इससे सारे सुल्तान एकजुट हो गए और उन्होंने मिलकर राम राय और विजयनगर को हरा दिया। तो मामला सिर्फ धर्म का नहीं था, ये सियासत, रणनीति और बदलती वफादारियों का खेल था। ये तो रिश्तों की एक बिल्कुल अलग और ज्यादा पेचीदा तस्वीर सामने लाता है। अब जरा उन नायकों पर लौटते हैं जिनका जिक्र बार बार आ रहा है। ये कौन लोग थे और इतने ताकतवर कैसे हो गए? नायक, देखिए, असल में फौजी सरदार होते थे, मिलिट्री चीफ्स। इनके पास अपने किले होते थे, अपनी हथियारबंद सेना होती थी। और ये एक जगह टिककर रहते थे? नहीं, अक्सर एक इलाके से दूसरे इलाके में घूमते रहते थे। और कई बार तो किसान भी अच्छी जमीन की तलाश में इनके पीछे पीछे चल पड़ते थे। ये ज्यादातर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। तो क्या ये राजा के अधीन थे? देखिए, कई नायक विजयनगर के राजाओं का अधिकार तो मानते थे, लेकिन अक्सर बगावत भी कर देते थे। फिर राजा को फौज भेजकर उन्हें काबू में करना पड़ता था। और ये अमर नायक प्रणाली क्या थी? ये नाम थोड़ा अलग सा है। हाँ, ये विजयनगर साम्राज्य की एक बड़ी राजनीतिक खोज थी, कह सकते हैं एक इनोवेशन। शायद दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से प्रभावित रही हो। इक्ता प्रणाली जैसी? हाँ। कैसे काम करती थी ये? इसमें होता यह था कि राजा यानी राय अपने फौजी कमांडरों को, जिन्हें अमर नायक कहते थे, राज करने के लिए कुछ इलाके दे देते थे। इन इलाकों को अमरम कहा जाता था। अच्छा, तो नायक उस इलाके के शासक जैसे हो गए? हाँ, एक तरह से। वो वहां किसानों, कारीगरों और व्यापारियों से टैक्स और दूसरे बकाया वसूलते थे। इस टैक्स के पैसे का क्या होता था? सारा राजा के पास जाता था? नहीं, सारा नहीं। इसका कुछ हिस्सा नायक अपने निजी इस्तेमाल के लिए रखते थे और एक बड़ा हिस्सा अपनी सेना, जिसमें एक तय संख्या में घोड़े और हाथी रखने होते थे, उसके रखरखाव पे खर्च करते थे। तो राजा को इससे क्या फायदा था? फायदा ये था कि इन नायकों की टुकड़ियों से राजा को एक तैयार और असरदार लड़ाकू फौज मिल जाती थी जब भी जरूरत पड़ती थी। और हाँ, राजस्व का कुछ हिस्सा मंदिरों और सिंचाई के कामों के रखरखाव के लिए भी इस्तेमाल होता था। क्या राजा का इन नायकों पर कोई कंट्रोल रहता था? हाँ, बिल्कुल। अमर नायकों को साल में एक बार राजा को श्रद्धांजलि मतलब नजराना भेजना पड़ता था और अपनी वफादारी दिखाने के लिए तोहफों के साथ खुद शाही दरबार में हाजिर होना पड़ता था। अच्छा। राजा कभी कभी उनका एक जगह से दूसरी जगह तबादला करके भी उन पर अपना नियंत्रण जताते थे। लेकिन ये व्यवस्था लंबे समय तक चली? नहीं, 17वीं शताब्दी आते आते इनमें से कई नायक इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए। जैसे चंद्रगिरी, मदुरई, इक्केरी, तंजावुर, मैसूर, ये सब पहले नायक केंद्र थे। इससे केंद्रीय शाही ढांचे का पतन और तेज हो गया। समझा। तो ये थे नायकों की कहानी। चलिए अब उस शानदार शहर विजयनगर की तरफ रुख करते हैं जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। किसी यात्री ने इसका जिक्र किया था क्या कि ये दिखता कैसा था? हाँ, एक पुर्तगाली यात्री थे, डोमिंगो पेस, 15वीं सदी में आए थे। उन्होंने लिखा है कि शहर इतना बड़ा है कि उसे किसी एक जगह से पूरा देखा ही नहीं जा सकता। इतना बड़ा? हाँ, उन्होंने इसकी तुलना रोम से की और कहा कि ये रोम जितना बड़ा और देखने में बहुत सुंदर है। उन्होंने लिखा कि शहर के अंदर घरों के बगीचों में पेड़ों के कई झुंड हैं, पानी की कई नहरें हैं जो शहर के बीच से बहती हैं और जगह जगह पर झीलें भी हैं। पानी की नहरें और झीलें? विजयनगर तो दक्कन के सबसे सूखे इलाकों में से एक है। वहां पानी का इंतजाम कैसे होता था? ये तो कमाल की बात है। ये विजयनगर की इंजीनियरिंग का शायद सबसे बेहतरीन नमूना है। देखिए, शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे एक कुदरती घाटी में बसा था। हाँ। और इसके चारों तरफ ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जो ऐसा लगता है जैसे शहर के चारों ओर एक घेरा बना रही हों। इन पहाड़ियों से कई छोटी छोटी धाराएं निकलकर नदी में मिलती थीं। तो इन धाराओं का पानी इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल। लगभग हर धारा के किनारे पर ना पत्थर के तटबंध या बांध बनाकर पानी रोका जाता था और उससे अलग अलग साइज के तालाब या जलाशय बनाए जाते थे। सूखे इलाके के लिए ये बहुत जरूरी था।
कोई खास तालाब जो बहुत मशहूर हो? हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण तालाब 15वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था, जिसे आज कमलापुरम तालाब कहते हैं। कमलापुरम तालाब। जी, इस तालाब का पानी न सिर्फ आसपास के खेतों की सिंचाई करता था, बल्कि एक नहर के जरिए शहर के राजकीय केंद्र तक भी पहुंचाया जाता था। राजकीय केंद्र तक? कमाल है। ये नहर तुंगभद्रा पर बने एक बांध से पानी खींचती थी और उस खेती वाली घाटी की सिंचाई करती थी, जो पवित्र केंद्र को शहरी केंद्र से अलग करती थी। शायद इसे संगम वंश के राजाओं ने बनवाया था। पानी का इतना बढ़िया इंतजाम। अब शहर की हिफाजत के बारे में बात करते हैं। किलेबंदी कैसी थी? किलेबंदी तो जबरदस्त थी। 15वीं सदी में एक फारसी राजदूत आए थे, अब्दुल रज्जाक। वो यहाँ की किलेबंदी देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने लिखा है कि शहर के चारों ओर 7 दीवारों की कतारें थीं। 7 दीवारें? हाँ, 7। और सबसे अनोखी बात यह थी कि ये दीवारें न सिर्फ शहर को घेरती थीं, बल्कि इसके आसपास के खेतों और जंगलों को भी अपने अंदर समेट लेती थी। खेतों को और जंगलों को किले के अंदर घेरना, ऐसा क्यों किया होगा? ये विजयनगर की शायद सबसे महत्वपूर्ण और चालाक रणनीतियों में से एक थी। अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच खेती वाले खेत, बगीचे और घर हैं। पेस ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। हाँ, पेस ने भी देखा कि पहली दीवार से शहर के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है, और इस बीच खेत पड़ते हैं जिनमें चावल बोया जाता है, बहुत सारे बगीचे हैं और खूब पानी है। पुरातत्वविदों को भी पवित्र केंद्र और शहरी कोर के बीच एक कृषि पट्टी के सबूत मिले हैं। लेकिन खेतों को घेरने का मकसद क्या था? देखिए, मध्ययुगीन लड़ाइयों में जब दुश्मन शहर को घेर लेता था, जिसे घेराबंदी कहते हैं, तो उसका मुख्य मकसद होता था अंदर के लोगों को भूखा मारकर हार मानने पर मजबूर करना। अच्छा, रसद काट देना। बिल्कुल। और ये घेराबंदी कई महीनों या सालों तक चल सकती थी। तो विजयनगर के शासकों ने सोचा होगा कि अगर हम अपनी खेती की जमीन को ही किले के अंदर सुरक्षित कर लें, तो दुश्मन हमें भूखा नहीं मार पाएगा। ये तो बहुत महंगा और मुश्किल काम रहा होगा। हाँ, बेशक। कृषि पट्टी को बचाना एक बहुत महंगी और विस्तृत रणनीति थी, लेकिन ये उनकी दूर की सोच दिखाता है कि वो घेराबंदी को कितने लंबे समय तक झेलने की तैयारी रखते थे। और शहर के अंदर भी किलेबंदी थी। जी। किलेबंदी की दूसरी लाइन शहरी परिसर के भीतरी कोर के चारों ओर थी, और तीसरी लाइन ने राजकीय केंद्र को घेर रखा था। और राजकीय केंद्र के अंदर भी जो मुख्य इमारतें थीं, उनके अपने अलग ऊंचे ऊंचे घेरे थे। शहर में घुसने के रास्ते कैसे थे? गेट्स वगैरह? किले में घुसने के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित दरवाजे थे, जो शहर को बाहर की मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। ये प्रवेश द्वार अपने आप में खास वास्तुकला के नमूने थे। उनमें कुछ खास बात थी? हाँ, किलेबंद बस्ती में जाने वाले दरवाजों पर मेहराब यानी आर्च और गेट के ऊपर गुंबद बने होते थे। कला इतिहासकार मानते हैं कि ये स्टाइल तुर्की सुल्तानों द्वारा शुरू की गई वास्तुकला से प्रभावित था, जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। अच्छा, मतलब वास्तुशिल्प में भी विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। बिल्कुल। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर और बाहर जाने वाली सड़कों का भी अध्ययन किया है। रास्ते आमतौर पर घाटियों से होकर घुमावदार साते थे, चट्टानी इलाकों से बचते हुए। कुछ सबसे महत्वपूर्ण सड़कें मंदिर के गेटवे से निकलती थीं और उनके किनारों पर बाजार होते थे। शहर के अंदरूनी हिस्से, मतलब शहरी केंद्र की बात करें तो आम लोगों के घर कैसे होते थे? क्या उनके बारे में कुछ पता चला है? आम लोगों के घरों के पुरातात्विक सबूत थोड़े कम मिले हैं। शायद इसलिए कि वो मिट्टी, लकड़ी या घास फूस जैसी चीजों से बने होते थे, जो समय के साथ नष्ट हो गए। किसी यात्री ने कुछ लिखा है? हाँ, 16वीं सदी के पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने लिखा है कि लोगों के दूसरे घर छप्पर के हैं, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से बने हुए हैं और व्यवसायों के अनुसार लंबी सड़कों पर व्यवस्थित हैं, जिनमें कई खुली जगहें हैं। अच्छा, मतलब घर भले ही घास फूस के थे, पर बसावट व्यवस्थित थी। हाँ, ऐसा लगता है। कुछ इलाकों में, खासकर शहरी कोर के उत्तर पूर्वी कोने में, बढ़िया चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इन इलाकों में अमीर सौदागर रहते होंगे। और अलग अलग समुदाय भी रहते होंगे। बिल्कुल। एक मुस्लिम आवासीय क्वार्टर भी था, ऐसा माना जाता है। वहां मकबरे और मस्जिदें मिली हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन मस्जिदों का जो आर्किटेक्चर है, वो हम्पी के मंदिरों में पाए जाने वाले मंडपों जैसा दिखता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, ये दिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियां कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रही थीं, घुल मिल रही थीं। पूरा इलाका वैसे छोटे छोटे मंदिरों और तीर्थों से भरा पड़ा था, जिससे पता चलता है कि अलग अलग समुदाय अपने अपने देवी देवताओं को मानते थे और उनकी पूजा करते थे।
और पानी का इंतजाम आम लोगों के लिए? सर्वे से पता चलता है कि कुएं थे, बारिश का पानी जमा करने वाले टैंक थे और मंदिरों के जो तालाब होते थे वो भी शायद आम शहरवासियों के लिए पानी के स्रोत का काम करते होंगे। चलिए अब शहर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से राजकीय केंद्र पर आते हैं। ये कहाँ था और यहाँ क्या क्या था? राजकीय केंद्र शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। इसे राजकीय केंद्र कहा गया है, लेकिन इसमें 60 से ज्यादा मंदिर भी शामिल थे। 60 से ज्यादा मंदिर राजकीय केंद्र में? हाँ, इससे साफ जाहिर होता है कि शासकों के लिए मंदिरों और देवी देवताओं का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण था। शायद वो मंदिरों में विराजमान देवताओं के साथ अपना नाम जोड़कर अपने अधिकार को स्थापित और वैध बनाते थे। और महलों का क्या? यहाँ लगभग 30 ऐसे भवन परिसर मिले हैं जिन्हें महल के रूप में पहचाना जाता है। ये काफी बड़ी संरचनाएं हैं जो किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक काम से जुड़ी हुई नहीं लगती। इनमें और मंदिरों में क्या फर्क था? एक बड़ा फर्क ये था कि मंदिर तो पूरी तरह से पत्थर की चिनाई से बने थे, जबकि ये जो धर्मनिरपेक्ष इमारतें थीं, यानी महल वगैरह, इनका ऊपरी ढांचा शायद नष्ट होने वाली सामग्री जैसे लकड़ी से बना था, जो अब बचा नहीं है। राजकीय केंद्र की सबसे महत्वपूर्ण या मशहूर संरचनाएं कौन सी हैं? 2 ऊंचे चबूतरे या मंच बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है सभा मंडप, जिसे अंग्रेजी में ऑडियंस हॉल कह सकते हैं, और दूसरा है महानवमी डिब्बा। सभा मंडप कैसा था? सभा मंडप एक ऊंचा प्लेटफॉर्म है जिसमें लकड़ी के खंभों को लगाने के लिए नियमित दूरी पर छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल तक जाने के लिए एक सीढ़ी भी थी, लेकिन खंभे इतने पास पास लगे थे कि अंदर बहुत कम खाली जगह बचती होगी। इसलिए ये ठीक ठीक कहना मुश्किल है कि इस हॉल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। और महानवमी डिब्बा, इसके बारे में तो बहुत सुना है, ये क्या था? हाँ, ये वाकई एक प्रभावशाली संरचना है। ये शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है। ये एक विशाल मंच है जिसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फुट का है और ये करीब 40 फीट की ऊंचाई तक उठता है। बाप रे, 40 फीट ऊंचा? जी, और इस बात के सबूत हैं कि इस पत्थर के मंच के ऊपर एक लकड़ी की संरचना भी रही होगी। मंच का जो आधार है वो उभरी हुई नक्काशियों से ढका हुआ है। बहुत सुंदर काम है उस पर। क्या यहाँ महानवमी का त्योहार मनाया जाता था, जैसा कि नाम से लगता है? हाँ, ऐसा माना जाता है। इस संरचना से जुड़े जो अनुष्ठान थे वो शायद सितंबर-अक्टूबर के महीनों में 10 दिन तक चलने वाले हिंदू त्योहार महानवमी, जिसे दशहरा या नवरात्रि भी कहते हैं, से जुड़े थे। इस मौके पर क्या होता था? विजयनगर के राजा इस अवसर पर अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन करते थे। समारोहों में मूर्ति पूजा होती थी, राजकीय घोड़े की पूजा होती थी और भैंसों व अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। और नाच गाना, जुलूस वगैरह? हाँ, नाच गाना, कुश्ती के मुकाबले, सजे हुए घोड़ों, हाथियों और रथों व सैनिकों के जुलूस निकलते थे। साथ ही जो मुख्य नायक और अधीन राजा होते थे वो राजा और उसके मेहमानों के सामने आकर अनुष्ठानिक रूप से भेंट या नजराना पेश करते थे। इन समारोहों के गहरे प्रतीकात्मक अर्थ होते थे। त्योहार के आखिरी दिन क्या होता था? त्योहार के आखिरी दिन राजा एक खुले मैदान में एक भव्य समारोह में अपनी सेना और अपने नायकों की सेनाओं का निरीक्षण करता था। इसी मौके पर नायक राजा के लिए बहुमूल्य उपहार और अपनी तय की हुई श्रद्धांजलि लाते थे। लेकिन क्या ये सब कुछ इसी महानवी डिब्बा पर होता था? इसमें कुछ शक भी है शायद। हाँ, ये एक पहेली बनी हुई है। कुछ विद्वानों ने बताया है कि संरचना के आसपास इतनी जगह नहीं लगती कि इतने बड़े और विस्तृत जुलूस, जिनमें हजारों हथियारबंद पुरुष, महिलाएं और बड़ी संख्या में जानवर शामिल होते थे, आसानी से निकल सके। तो इसका असली इस्तेमाल क्या था, ये पक्का नहीं है। नहीं, राजकीय केंद्र की कुछ और संरचनाओं की तरह ये भी एक रहस्य बना हुआ है। इस केंद्र में और कौन सी दिलचस्प इमारतें थीं? एक बहुत खूबसूरत इमारत है जिसे लोटस महल यानी कमल महल कहा जाता है। ये नाम 19वीं सदी में ब्रिटिश यात्रियों ने दिया था। नाम तो बड़ा रोमांटिक है, लेकिन इतिहासकार पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि इस इमारत का इस्तेमाल किस लिए होता था। मैकेंजी के नक्शे में कुछ था इसके बारे में? हाँ, मैकेंजी के नक्शे में एक सुझाव मिलता है कि ये शायद एक परिषद कक्ष, मतलब काउंसिल चेंबर रहा हो। और मंदिर भी थे राजकीय केंद्र में? हाँ, हालांकि ज्यादातर मंदिर पवित्र केंद्र में थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक सबसे शानदार मंदिर हजारा राम मंदिर के रूप में जाना जाता है। हजारा राम मंदिर? जी, ऐसा लगता है कि ये संभवतः सिर्फ राजा और उसके करीबी परिवार द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। केंद्रीय गर्भगृह में अब मूर्तियां नहीं हैं, लेकिन दीवारों पर उकेरे गए पैनल बच गए हैं। उन पर क्या बना है? गर्भगृह की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं, पूरी कहानी। और हाँ, बाद में नायकों ने भी महल जैसी संरचनाएं बनाने की परंपरा जारी रखी, जैसे मथुरे में
सभा मंडप मिलता है। राजकीय केंद्र से अब चलते हैं शहर के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पवित्र केंद्र की ओर। ये कहाँ स्थित था और इसे पवित्र क्यों माना जाता था? पवित्र केंद्र शहर के चट्टानी उत्तरी छोर पर था, तुंगभद्रा नदी के तट पर। यहाँ की स्थानीय परंपराएं इस जगह को बहुत पवित्र मानती हैं। किस वजह से? एक तो इसका संबंध रामायण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर किष्किंधा थी, जहां वानर राजा वाली और सुग्रीव का राज था। अच्छा, रामायण वाली किष्किंधा? हाँ, ऐसा माना जाता है। और दूसरी वजह है स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी। माना जाता है कि उन्होंने भगवान विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए इन्हीं पहाड़ियों में तपस्या की थी। विरूपाक्ष कौन है? विरूपाक्ष भगवान शिव का ही एक रूप है और उन्हें विजयनगर साम्राज्य का संरक्षक देवता माना जाता था। आज भी पंपा देवी और विरूपाक्ष का विवाह हर साल विरूपाक्ष मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस जगह का धार्मिक महत्व बहुत पुराना है। जी हाँ, इन पहाड़ियों के बीच विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से भी पहले के जैन मंदिर पाए जाते हैं। तो जाहिर है ये जगह पहले से ही धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थी। तो क्या इसी वजह से विजयनगर को राजधानी के लिए चुना गया, विरूपाक्ष और पंपा देवी के तीर्थों के कारण? हाँ, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। विजयनगर के राजा तो भगवान विरूपाक्ष की ओर से ही शासन करने का दावा करते थे। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? उनके जितने भी शाही आदेश या फरमान जारी होते थे, उन पर कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष हस्ताक्षर के तौर पर लिखा होता था। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और शासक एक उपाधि भी इस्तेमाल करते थे, हिंदू सुल्तान। ये अरबी शब्द सुल्तान का संस्कृतिकरण है, जिसका मतलब राजा होता है। इस उपाधि से भी वो देवताओं के साथ अपने करीबी रिश्ते का संकेत देते थे। विजयनगर के राजाओं ने मंदिर निर्माण की जो पुरानी परंपरा थी, जैसे पल्लव, चालुक्य, होयसल चोल राजाओं की, उससे कैसे आगे बढ़ाया? क्या कुछ नयापन लाए वो? देखिए, उन्होंने पहले की परंपराओं को आधार जरूर बनाया, लेकिन उनमें नवीनता भी लाई और उन्हें विकसित भी किया। एक नई चीज ये हुई कि अब मंदिरों में शाही चित्र मूर्तियां, मतलब राजाओं की मूर्तियां प्रदर्शित की जाने लगी। राजाओं की मूर्तियां मंदिरों में? हाँ, और राजा का मंदिर जाना अब एक महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिस पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके साथ होते थे। वास्तुकला में क्या खास बदलाव आए? वास्तुकला में भव्यता आई। इमारतों का पैमाना बहुत विशाल हो गया, जो शाही अधिकार का प्रतीक था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राय गोपुरम। हाँ, गोपुरम का जिक्र पहले भी आया था। जी, ये शाही प्रवेश द्वार इतने ऊंचे होते थे कि अक्सर मंदिर के मुख्य केंद्रीय तीर्थ पर बने टावरों को भी बौना बना देते थे। ये दूर से ही मंदिर की उपस्थिति का संकेत देते थे। और शायद राजा की ताकत का भी? बिल्कुल, ये शायद राजाओं की शक्ति के अनुस्मारक के रूप में भी काम करते थे कि देखो, हम इतने ऊंचे और भव्य प्रवेश द्वार बनाने के लिए जरूरी संसाधन, तकनीक और कौशल जुटाने में सक्षम हैं। और क्या खास था मंदिरों की वास्तुकला में? दूसरी खास विशेषताओं में मंडप यानी पवेलियंस और लंबे खंभों वाले गलियारे शामिल हैं, जो अक्सर मंदिर परिसर के भीतर मुख्य तीर्थों के चारों ओर बने होते थे। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में कुछ और बताएंगे? ये तो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर बहुत पुराना है। इसके निर्माण का इतिहास सदियों पुराना है। सबसे पुराना तीर्थ शायद 9वीं-10वीं शताब्दी का है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ इसका काफी विस्तार किया गया। कृष्णदेव राय ने भी इसमें कुछ बनवाया था। हाँ, मुख्य गर्भगृह के सामने का जो बड़ा हॉल है, वो कृष्णदेव राय ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर बनवाया था। इसमें बहुत नाजुक नक्काशी वाले स्तंभ हैं। पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी उन्हीं को श्रेय दिया जाता है। तो मंदिर काफी बड़ा हो गया होगा इन सब के बाद। हाँ, इन परिवर्धनों का मतलब था कि जो मूल केंद्रीय गर्भगृह था, वो अब पूरे परिसर का एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा बन गया। मंदिर के जो हॉल थे, वो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते थे। जैसे देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए, ताकि लोग संगीत, नृत्य, नाटक जैसे विशेष कार्यक्रमों को देख सकें, देवताओं के विवाह का जश्न मनाने के लिए, या देवताओं को झूला झुलाने के लिए। और विट्ठल मंदिर, वो भी बहुत मशहूर है। हाँ, विट्ठल मंदिर भी एक प्रमुख मंदिर है। इसके मुख्य देवता विट्ठल हैं, जो भगवान विष्णु का एक रूप हैं और आमतौर पर महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। महाराष्ट्र में? तो कर्नाटक में उनकी पूजा कैसे शुरू हुई? ये इस बात का एक और संकेत है कि विजयनगर के शासक कैसे एक शाही संस्कृति बनाने के लिए विभिन्न परंपराओं को अपना रहे थे और उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना रहे थे। विट्ठल मंदिर में और क्या खास है? दूसरे मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई हॉल हैं और एक अनोखा तीर्थ है, जिसे पत्थर के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। वो तस्वीर बहुत मशहूर है। हाँ, वो पत्थर का रथ देखा है। और आपने रथ गलियों का जिक्र किया था। जी,
मंदिर परिसरों की एक और खास विशेषता ये रथ गलियां हैं। ये मंदिर के गोपुरम से एक सीधी रेखा में फैली होती थीं। ये गलियां पत्थर की पट्टियों से पक्की थीं और इनके दोनों तरफ खंभों वाले मंडप बने होते थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे। मतलब मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी थे। बिल्कुल। और बाद में नायकों ने भी मंदिर निर्माण की इन परंपराओं को जारी रखा और उन्हें और भी विस्तृत बनाया, जैसे मदुरै की शानदार गोपुरम इसके उदाहरण हैं। इतने बड़े शहर, इतने सारे महल, मंदिर, बाजार, इन सब का नक्शा बनाना और इन्हें समझना तो बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण काम था और है। मैकेंजी ने जो शुरुआती सर्वे किया था, उसके बाद यात्रियों के वृत्तांतों और शिलालेखों से जानकारी जोड़ी गई। और बाद में सरकारी तौर पर भी काम हुआ होगा। जी, 20वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और कर्नाटक के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने इस स्थल का संरक्षण और अध्ययन किया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया और फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना। हाँ, 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसके बाद 1980s के दशक की शुरुआत से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया गया। किस चीज का प्रोजेक्ट? विजयनगर में जो भी भौतिक अवशेष बचे हैं, उनका बहुत विस्तृत तरीके से दस्तावेजीकरण करने का। इसमें अलग अलग रिकॉर्डिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके व्यापक और गहन सर्वे किए गए। कितने समय तक चला है काम? लगभग 20 सालों तक। दुनिया भर के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को संकलित करने और संरक्षित करने के लिए काम किया। ये सर्वे किया कैसे गया इतनी बड़ी जगह का? तरीका बड़ा व्यवस्थित था। पूरे क्षेत्र को 25 चौकोर हिस्सों के एक सेट में बांटा गया और हर हिस्से को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर से नामित किया गया। अच्छा, ग्रिड सिस्टम जैसा। हाँ, फिर हर छोटे वर्ग को और भी छोटे वर्गों के सेट में विभाजित किया गया और फिर उन्हें और भी छोटी इकाइयों में। इससे तो बहुत बारीकी से जानकारी मिली होगी। बिल्कुल। इन विस्तृत सर्वेक्षणों ने हजारों संरचनाओं के निशान बरामद और प्रलेखित किए हैं। छोटे छोटे तीर्थों और आवासों से लेकर बड़े और विस्तृत मंदिरों तक। उन्होंने सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के निशान भी बरामद किए हैं, जिन्हें खंभों के आधार और चबूतरों के अवशेषों से पहचाना गया है। लेकिन जो चीजें नष्ट हो गईं, जैसे लकड़ी की छतें या सजावट, उनका क्या? यहीं पर कल्पना और दूसरे स्रोतों की मदद लेनी पड़ती है। जॉन एम फ्रिड्स, जॉर्ज मिशेल और MS नागराज राव, जिन्होंने यहाँ सालों तक काम किया, उन्होंने लिखा है कि विजयनगर के इन स्मारकों का अध्ययन करते समय हमें लुप्त हो चुके लकड़ी के तत्वों की एक पूरी श्रृंखला की कल्पना करनी होगी। खंभे, ब्रैकेट्स, बीम, छतें, लटकती हुई कंगनी और मीनारें जो प्लास्टर से सजी और चित्रित थीं, शायद चमकीले ढंग से। तो यात्रियों के विवरण यहाँ काम आते होंगे। हाँ, हालांकि लकड़ी की संरचनाएं तो नष्ट हो गई हैं, लेकिन यात्रियों ने जो विवरण छोड़े हैं वे हमें उस समय के जीवंत जीवन के कुछ पहलुओं का पुनर्निर्माण करने में मदद करते हैं। बाजारों के बारे में किसी यात्री ने कुछ खास लिखा है? हाँ, पेस का विवरण बहुत जीवंत है। उन्होंने एक सड़क के बारे में लिखा है कि वो चौड़ी और सुंदर थी। वहां कई व्यापारी रहते थे और वहां आपको हर तरह के माणिक, हीरे, पन्ने, मोती, बीज मोती, कपड़े और पृथ्वी पर मौजूद हर दूसरी चीज मिलेगी। हर चीज? हाँ, और हर शाम एक मेला लगता था जहां वे कई सामान्य घोड़े और टट्टू और कई नींबू, संतरे, अंगूर और हर तरह की बगीचे की चीजें और लकड़ी बेचते थे। शाम को रोज मेला? शहर कितना गुलजार रहा होगा। और एक दूसरे यात्री थे नुनिज। उन्होंने लिखा कि विजयनगर के बाजार फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल और आमों की बहुतायत से भरे हुए थे और सब बहुत सस्ते थे। सस्ता भी था? हाँ, और मांस भी बाजारों में खूब बिकता था। भेड़, सुअर, हिरण, तीतर, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन नुनिज आगे लिखते हैं कि गौरैया, चूहे और बिल्लियां और छिपकलियां भी विजयनगर या विजयनगर के बाजार में बिकती थीं। चूहे और बिल्लियां वाकई उस जमाने का खान पान और जरूरतें आज से बहुत अलग थीं। तो ये सारे खंडहर, इमारतें और लेख हमें क्या बताते हैं और क्या छुपा ले जाते हैं? देखिए, ये बची हुई इमारतें हमें बहुत कुछ बताती हैं कि स्थानों को कैसे व्यवस्थित किया गया था, उनका उपयोग कैसे होता था, वे कैसे बनाए गए थे, किन सामग्रियों और तकनीकों का इस्तेमाल हुआ था। जैसे किलेबंदी से सुरक्षा जरूरतों का पता चलता है। बिल्कुल, हम किलेबंदी का अध्ययन करके शहर की रक्षा आवश्यकताओं और सैन्य तैयारियों का आकलन कर सकते हैं। इमारतें हमें विचारों और सांस्कृतिक प्रभावों के प्रसार के बारे में भी बताती हैं,
अगर हम उनकी तुलना दूसरे स्थानों की इमारतों से करें। और वो बनाने वालों की सोच भी दर्शाती होंगी। निश्चित रूप से वे उन विचारों को व्यक्त करती हैं जिन्हें निर्माता या उनके संरक्षक यानी राजा या नायक पेश करना चाहते थे। वे अक्सर प्रतीकों से भरे होते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का उत्पाद होते हैं। इन्हें हम तब बेहतर समझ सकते हैं जब हम साहित्य, शिलालेख और लोकप्रिय परंपराओं जैसे अन्य स्रोतों से मिली जानकारी को इनके साथ मिलाते हैं। लेकिन ये इमारतें क्या नहीं बताती? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। ये इमारतें हमें उन साधारण पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के विचारों के बारे में लगभग कुछ नहीं बताती, जो शहर और उसके बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का विशाल बहुमत थे। उनकी जिंदगी कैसी थी, वो क्या सोचते थे, ये जानना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। क्या उन्हें राजकीय केंद्र या पवित्र केंद्र के किसी भी क्षेत्र तक पहुंच मिलती थी? क्या वे मूर्तिकला के पास से बस जल्दी से गुजर जाते थे, या वे रुक कर देखते थे, सोचते थे और उसके जटिल प्रतीकवाद को समझने की कोशिश करते थे? और जिन लोगों ने ये सब बनाया, मजदूर, कारीगर, हाँ, इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर काम करने वाले लोगों ने उन उद्यमों के बारे में क्या सोचा जिनमें उन्होंने अपना श्रम योगदान दिया था? उनकी आवाजें तो पूरी तरह से खामोश हैं। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। और भी कई सवाल होंगे जिनके जवाब शायद सिर्फ खंडरों को देखकर नहीं मिल सकते। बिल्कुल। जैसे ऐसे विशाल उद्यमों के लिए जो विशेष ज्ञान चाहिए था, वो किसके पास था? इमारतों की योजनाएं किसने बनाई? और जो असल में काम करते थे, राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, मूर्तिकार, वो कहाँ से आए थे? क्या उन्हें पड़ोसी क्षेत्रों से युद्ध के दौरान बंदी बनाकर लाया गया था? उन्हें किस तरह का वेतन मिलता था? निर्माण गतिविधि का पर्यवेक्षण कौन करता था? और सामान, पत्थर, लकड़ी, ये सब कहाँ से और कैसे पहुंचाया जाता था? देखिए, इमारतों या उनके अवशेषों को देखकर ही हम इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अन्य स्रोतों का उपयोग करके जो लगातार शोध चल रहा है, उससे शायद कुछ और सुराग मिल सकते हैं। नजरिए का फर्क भी महत्वपूर्ण है, जैसा आपने पहले बताया था। हाँ, बिल्कुल। जैसे चिदम्बरम के गोपुरम पर कृष्णदेवराय की एक मूर्ति मिलती है, वो उन्हें एक खास तरह से दिखाती है। लेकिन यात्री पेस ने जो उनका वर्णन किया है, मध्यम ऊंचाई, गोरा रंग, थोड़ा मोटा शरीर, चेहरे पे चेचक के निशान, वो थोड़ा अलग है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को समझने के लिए अलग अलग स्रोतों और दृष्टिकोणों को देखना कितना जरूरी है। तो विजयनगर की इस हैरतअंगेज कहानी के सफर के अंत में हमने देखा कि कैसे ये साम्राज्य बना, कैसे इसकी राजधानी फली फूली, कैसे शानदार मंदिर और महल बने, और फिर कैसे इसका दुखद पतन हुआ और इसे सदियों बाद दोबारा खोजा गया। और ये समझना जरूरी है कि इस कहानी को हमने कैसे एक साथ जोड़ा है। खंडारों के टुकड़ों, पुरानी किताबों और शिलालेखों के अंशों और लोगों की यादों के धागों को मिलाकर शहर आज भी इन्हीं टुकड़ों के जरिए हमसे बात करता है, अगर हम सुनना चाहें तो। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आएगा। जब हम इन विशाल किलों, भव्य मंदिरों और शाही महलों को देखते हैं जिन पर बेशुमार दौलत और मेहनत लगी होगी, तो क्या हम उन हजारों आम लोगों के बारे में सोचते हैं? किलेबंद खेतों में काम करने वाले किसान, हलचल भरे बाजारों में सामान बेचने वाले व्यापारी, दिन रात पत्थर तोड़ने वाले कारीगर, जिनकी आवाजें इस शानदार कहानी में कहीं खोसी गई हैं। उनकी जिंदगी की कल्पना करना इस विजय के शहर के बारे में हमारी सोच को कैसे बदलता है? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं।